80 की दिहाई के शुरू में कुछ अहम पुर्जे ना होने की वजह से एटमी प्रोग्राम पर काम रुक गया। साइंसदान मायूस थे, हुकूमत बेबस थी, मगर एक शख्स था जो खामोशी से सब देख रहा था। उसके पास पैसा था, नेटवर्क था और सबसे बढ़कर थी जुर्रत। वो था हमारी कहानी का मरकजी किरदार, सेठ आबिद। कहते हैं कि सेठ आबिद ने हुकूमत से कहा, आपको एटम बम के पुर्जे चाहिए, मैं लाऊंगा और एक पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर सदर ज़िया, वुज़रा और दीगर हुक्काम हैरान रह गए। ऐसी ज़बरदस्त पेशकश कैसे इनकार किया जा सकता था। वो कोई मामूली करोड़पति नहीं, अरबों का मालिक था। पाकिस्तान के चंद अमीर तरीन लोगों में उसका नाम सरे फहरिस्त था। कहानियां मशहूर हैं कि उसने दुबई के एक शेख के साथ जुआ खेलते हुए एक रात में इतनी रकम हार दी कि सुनकर कोई भी दंग रह जाए। शेख ने तंज़ीह अंदाज में पूछा, अब इतना सब हार कर गुजर बसर कैसे करोगे? उसने खिड़की से बाहर एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, शेख साहब, आपका ये दुबई कितने का है? उसके पास दौलत थी, इज्जत थी, ताकत थी, मगर किस्मत ने उसे वो सुख ना दिया जो हर बाप का ख्वाब होता है। 2 बेटे पैदाइशी गूंगे बहरे, तीसरा बेटा जो नॉर्मल था भरी जवानी में कत्ल कर दिया गया। फिर बेटी भी दुनिया से चली गई। वो एक खुशनसीब इंसान था, मगर एक बदकिस्मत बाप। और हाँ, ये वही शख्स था जिसे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का एक अहम किरदार भी कहा जाता है। कहते हैं अगर वो ना होता तो शायद पाकिस्तान कभी जौहरी ताकत न बन पाता। उस शख्स के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज़ कैसे हुआ। 12 जनवरी 1972 मुल्तान की एक सर्द और खामोश शाम। एक पुरानी कोठी के बंद दरवाजे के पीछे चंद ताकतवर लोग जमा थे। मुल्क के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेज़ के एक सिरे पर बैठे थे, सामने पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंसदान। फिज़ा में कुछ ऐसा तनाव था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। भुट्टो ने अचानक मेज़ पर हाथ मारकर सवाल किया, क्या पाकिस्तान एटम बम बना सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब इस सवाल पर एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। फिर किसी ने जुर्रत करके कहा, मुमकिन है मगर मुश्किल है। कोई बोला नामुमकिन है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। किसी ने उम्मीद दिलाई 5 साल में बना सकते हैं। भुट्टो ने 3 उंगलियां उठाईं और कहा, 3 साल बस। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का सफ़र शुरू हुआ, जो कई बरसों बाद मंजिल तक पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ साइंसदानों या हुक्मरानों का कारनामा नहीं था। इस दास्तान में कुछ ऐसे किरदार भी थे जिनके नाम सरकारी कागजों में नहीं मिलते, मगर वो तारीख का धारा बदलने की ताकत रखते थे। ऐसा ही एक किरदार था सेठ आबिद, जिसे कोई सोने का स्मगलर कहता था, कोई निजात दाहिंदा, कोई उसे वतन का वफादार मानता था तो कोई रियासती साजिशों का हिस्सा। मगर सच क्या है, आइए खोज लगाने की कोशिश करते हैं आपके लाइक सब्सक्राइब के साथ। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बैकग्राउंड समझ लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एटम बम पर काम शुरू करने के अहकाम तो जारी कर दिए थे, मगर काम इतना आसान नहीं था। ग्लोबल विलेज का चौधरी अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने। उधर 1974 में भारत ने पोखरान में एटमी धमाके कर दिए। पाकिस्तान में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई। भुट्टो ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन से पूछा तो मालूम हुआ कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई थी। उन्हीं दिनों एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नीदरलैंड से ख़त लिखकर अपनी खिदमात पेश की। भुट्टो ने उन्हें बुलाकर ये जिम्मेदारी सौंप दी। काम तेज़ हो गया और उसके साथ अमेरिका का दबाव भी। इस दौरान पाकिस्तान ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहिदा कर लिया था। अगस्त 1976 में अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए और भुट्टो से मुलाकात में उन्हें एटमी प्रोग्राम से बाज रहने की वार्निंग दी। 5 जुलाई 1977 को भुट्टो का तख्ता पलट दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में रुकावटें डालने का काम जारी रखा। फ्रांस ने अमेरिकी दबाव पर पाकिस्तान से मुआहिदा कैंसिल कर दिया। अब जो करना था पाकिस्तानी सियासतदानों को अपने बल पर करना था। 80 की दिहाई के शुरू में कुछ अहम पुर्जे ना होने की वजह से एटमी प्रोग्राम पर काम रुक गया। साइंसदान मायूस थे, हुकूमत बेबस थी, मगर एक शख्स था जो खामोशी से सब देख रहा था। उसके पास पैसा था, नेटवर्क था और सबसे बढ़कर थी जुर्रत। वो था हमारी कहानी का मरकजी किरदार, सेठ आबिद।
कहते हैं कि सेठ आबिद ने हुकूमत से कहा, आपको एटम बम के पुर्जे चाहिए, मैं लाऊंगा और एक पैसा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर सदर ज़िया, वुज़रा और दीगर हुक्काम हैरान रह गए। ऐसी ज़बरदस्त पेशकश कैसे इनकार किया जा सकता था। इजाज़त दे दी गई। सेठ आबिद ने माहीगीरों और अरब शेखों से अपने ताल्लुकात का फ़ायदा उठाया, अपने स्मगलिंग के तजुर्बात को इस्तेमाल किया और अपनी बेपनाह दौलत का सहारा लेते हुए न सिर्फ यूरोप से एटमी प्लांट्स के लिए ज़रूरी पुर्जे हासिल किए, बल्कि उन्हें समंदरी रास्तों से बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया। खतरात मोल कर, आलमी खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर बाकी काम साइंसदानों का था। 80 की दिहाई के वस्त में पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया और फिर 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में होने वाले 5 एटमी धमाकों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस मौके पर सब नजरें वजीर आजम नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर समर मुबारक और दीगर साइंसदानों पर मरकूज थी। मगर अपने घर के ड्राइंग रूम में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे सेठ आबिद हुसैन का चेहरा भी फख्र से तमतमा रहा था। शेख आबिद से मुताल्लिक ये और दीगर कहानियां कई दिहाइयों से मशहूर हैं। कई सीनियर सहाफ़ी मुस्तकिल लिखते आए हैं कि पाकिस्तान के एटम बम की तैयारी में सोने के एक ताजिर का बहुत बड़ा हाथ है। किसी ने साफ तौर पर नाम लिया, किसी ने इशारों किनारों में बात की। ताहम इस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, ना कोई तारीखी दस्तावेज। बल्कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो इस दावे की अपने कॉलमों और इंटरव्यूज़ में कई बार तरदीद कर चुके हैं। शेख की मैंने कभी शक्ल नहीं देखी, मैंने सिर्फ इसका सुना था कि स्मगलर है, उसने सोना 29 टन सोना स्मगल किया था और भुट्टो साहब के ज़माने में पकड़ गया था। और ये सब झूठ कतई। मैंने इसकी शक्ल पहली मरतबा जब मैं रिटायर हो चुका उसके 10 साल बाद देखी, जबकि सैकड़ों एटम बम बन चुके थे। तो ये जितनी जो बातें सब झूठ हैं। एक पाई का एक सुई भी कभी इन्होंने नहीं दी, हमने इनसे मंगाई या इनसे बात हुई। दूसरी तरफ सीनियर सियासतदान चौधरी शिजात ने एक मौके पर कहा कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि सेठ आबिद की पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत के लिए बहुत सी खिदमत हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि सेठ आबिद ने जो कौमी खिदमत अदा की हैं वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती हैं। दरअसल उनकी ज़िंदगी के कई पहलू थे और हर पहलू की बेशुमार कहानियाँ। इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी और कितना अफसाना, ये शायद हम कभी जान नहीं सकेंगे, लेकिन हमें ये हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी कि उनकी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को उजागर करके दूसरे को नज़रअंदाज करना ज़्यादती होगी। आइए देखते हैं कि पंजाब के एक छोटे से शहर का शेख आबिद पाकिस्तान का सेठ आबिद कैसे बना, जो गोल्ड किंग कहलाया। बाबा बुल्ले शाह, नूर जहां, मलिक महराज खालिद और दूसरे कई अहम शख्सियात का शहर कसूर। 1930 की दिहाई में यहाँ एक सुनार रहते थे, एक नेक, दीनदार मगर सख्त गिर इंसान। वो घर से दुकान आते जाते तो उनके एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में कैंची होती। उन्हें जो भी बड़ी और घनी मूछों वाला मिलता उसकी मूछें काट देते और कहते कि ये मज़हब में जायज़ नहीं। ये थे सेठ आबिद के वालिद। 1935 में उनके घर पैदा होने वाले बेटे का नाम शेख आबिद हुसैन रखा गया। 1950 में शेख आबिद के वालिद अपनी फैमिली लेकर कराची मुंतकिल हो गए और यहाँ के सराफा मार्केट में सुनार की एक छोटी सी दुकान खोली। शेख आबिद वालिद के काम में हाथ बटाने लगे। वो बचपन से ही ज़हीन और दूरअंदेश थे। हवा के रुख पर अपनी ज़िंदगी की कश्ती चलाने का हुनर उन्हें खूब आता था। उस ज़माने में सोना ज़्यादातर भारत और खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान आता था। उन्हीं दिनों शेख आबिद की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो भारत और खलीजी मुल्कों से सोना स्मगल करके पाकिस्तान लाता था। स्मगलिंग के रास्ते भी उसने खुद ही दरियाफ्त किए थे। शेख आबिद ने इससे हाथ मिलाया और स्मगलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। वो दुबई और भारत से स्मगल करके सोना पाकिस्तान लाते और यहाँ बेच देते। कुछ ही अरसे में उनकी काया पलट गई और रातों रात वो शेख आबिद से सेठ आबिद बन गए। जूं जूं उनका काम फैला वो कानून की नज़रों में आते चले गए। उनका नाम पाकिस्तान और इंटरपोल के मतलूब मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल होता चला गया। पाकिस्तान में उनके खिलाफ दर्जन से ज़ायद FIR कटी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कानून की गिरफ्त में आए। अप्रैल 1958 में कराची एयरपोर्ट पर उन्हें कस्टम हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। गिरफ्तारी के बाद कस्टम हुक्काम ने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्ज़िम यानी शेख आबिद हुसैन सोने का स्मगलर है और उसके कब्जे से 2000 तोला सोना बरामद हुआ है। सेठ आबिद ने उसी वक्त कस्टम हुक्काम को टोका और अखबारी नुमाइंदों को बताया कि उनके कब्जे से 2000 तोला नहीं 3100 तोला सोना बरामद हुआ है। मीडिया ने इस बात को खूब उछाला
कि कस्टम हुक्काम ने सोने के एक स्मगलर से 3100 तोला सोना जब्त किया और जाहिर किया 2000 तोला सोना। सेठ आबिद का अवामी सतह पर यह पहला तारुफ था। ये वाकया सेठ आबिद की वजह शोहरत बना और लोग उन्हें सोने के इंटरनेशनल स्मगलर के तौर पर जानने लगे थे। 5 माह बाद ही वो रिहा हो गए। गिरफ्तारी के बायस उन्होंने अपना काम अब और ज्यादा मोहतात होकर करना शुरू कर दिया था। पहले वो हर जगह खुद नजर आते थे, मगर अब पसे मंजर में चले गए। बहरहाल रिहा होकर वो अपने आबाई शहर कसूर चले गए। कराची से कसूर मुंतकिल होने के बावजूद सोने की स्मगलिंग रुकी नहीं। अब सोना कराची के साहिल से नहीं बल्कि पंजाब की सरहद से स्मगल हो रहा था। कुछ ही अरसे के दौरान इस इलाके में उनकी शोहरत फैल गई और लोग जानने लगे कि सोने का एक बहुत बड़ा ताजिर या स्मगलर उनके इलाके में आबाद हो गया है। ये खबर सरहद पार भी पहुंच गई। सेठ आबिद भारत को अब मतलूब थे। उन दिनों बॉर्डर बैलेट क्राइम के तहत दोनों मुल्कों की पुलिस किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए सरहद पार कर सकती थी। 60 की दिहाई तक सरहदी इलाकों में दोनों तरफ किसी पुलिस का आना जाना लगा रहता था। अमृतसर की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कसूर पहुंची। उनके घर पर छापा मारा। पुलिस को घर से सोने की 45 ईंटें तो मिली, मगर सेठ आबिद का पता ना लगा। सेठ आबिद इसके बाद मंजर से बिल्कुल ही गायब हो गए। 6 साल बाद दिल्ली में उस वक्त सामने आए जब वो चांदनी चौक पर मोती बाजार के एक ताजिर से सोने की खरीद और फरोख्त का मुआहिदा कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। सेठ आबिद तो बच निकले, मगर उनका एक साथी पकड़ा गया, जिससे पुलिस ने सोने की 44 ईंटें बरामद की। सेठ आबिद अब सोने के बैनुल अक़वामी स्मगलर के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। पाकिस्तान, भारत, दुबई और लंदन तक उनका काम फैला हुआ था। सिर्फ 8 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने सोने की स्मगलिंग का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर लिया। पाकिस्तान और भारत की सरहद पर इधर से उधर जाना उनके लिए कोई मसला नहीं था। सेठ आबिद के 6 भाई थे, जिनमें से 2 उनके साथ काम में शामिल थे। सेठ आबिद के छोटे भाई हाजी अशरफ को अरबी पर उबूर हासिल था। उन्होंने मिडिल ईस्ट में सोने की स्मगलिंग के मामलात को संभाला। दिल्ली में ये काम सेठ आबिद के बहनोई के सुपुर्द था। सेठ आबिद के बहनोई का दिल्ली में खासा असर और रसूख था। उन्होंने ही सेठ आबिद का तारुफ दिल्ली के सोने के ताजरों से करवाया था। सेठ आबिद अपने रिश्तेदारों के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। शायद यही उनकी कामयाबी और पकड़े ना जाने का राज था, और वो बेफिक्र होकर सोने की स्मगलिंग में मसरूफ थे। 70 की दिहाई तक उनका धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, मगर 71 की जंग के बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार उनके लिए मुश्किलात का तूफान लाया। ये पीपल्स पार्टी के उरूज का दौर था। कराची से खैबर तक जिए भुट्टो हो रहा था। सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा के बकौल उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए पार्टी फंड मांगा था, मगर सेठ आबिद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। उनका इनकार भुट्टो को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सेठ आबिद के खिलाफ मुकदमात कायम करवाकर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू करवा दी। सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा ये भी दावा करते हैं कि एक रोज़ अचानक सेठ आबिद की बेटी लापता हो गई। सेठ आबिद की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी बेटी को रियासती इदारों ने गिरफ्तार करके गायब कर दिया है। उन दिनों बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड में ज़ेरे तालीम थी। उन्हें यूनिवर्सिटी से वापसी घर जाते हुए रास्ते से अगवा कर लिया गया। कहा गया कि सेठ आबिद की बेटी के बदले में बेनज़ीर भुट्टो को अगवा किया गया है। बड़ी शख्सियात बीच में पड़ी और यूं दोनों रिहा होकर अपने अपने घर पहुंच गई। बेनज़ीर की अगवा की ये दास्तान भी सीना बसीना चलने वाली कहानियों में से एक है, जो मशहूर तो हुई मगर उनके शवाहिद नहीं मिलते। ना कहीं कोई खबर, ना कोई FIR, ना आलमी मीडिया में चीखो पुकार। सोचने की बात यह है कि अगर वाकई एक वज़ीर आज़म की बेटी बरतानिया में अगवा हो जाए तो दुनिया खामोश नहीं रहती, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं आई। बहरहाल सेठ आबिद पर भुट्टो हुकूमत की सख्तियाँ जारी रहीं। 1974 में उनकी लाहौर और कराची के घरों पर छापे मारे गए। पुलिस ने लाहौर के घर से 1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की कीमती घड़ियाँ और 3 महंगी गाड़ियाँ बरामद करने का दावा किया। ये वो गाड़ियाँ थीं जो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास थी। पुलिस ने घर से दर्जन से जायद नस्ली घोड़े भी बरामद किए। सेठ आबिद के कराची के बंगले से भी बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद करने का दावा किया गया, मगर सेठ आबिद दोनों जगह से ही हाथ न आए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िबाबाद में भी उनकी मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया, मगर वो इससे पहले ही फरार हो चुके थे। सेठ आबिद के खिलाफ तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल कायम किया गया, जिसने 3 बार उन्हें तलब किया, मगर वो तीनों बार नहीं गए। कार्रवाइयाँ चलती रहीं, गोया बयानात रिकॉर्ड कराते रहे। ट्रिब्यूनल सजाएं सुनाता रहा, मगर सेठ आबिद पेश नहीं हुए। रिट चैलेंज होने पर भुट्टो तिलमिला गए। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सेठ आबिद ज़हीन
और दूर की सोचने वाले शख्स थे। मुल्क की सियासत से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, मगर मुल्की हालात पर उनकी गहरी नज़र थी। समझ चुके थे कि भुट्टो हुकूमत का खात्मा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर मामले को तूल दिया और वही हुआ जिसकी उन्हें तवक्को थी। भुट्टो हुकूमत ख़त्म हो गई और ज़ियाउल हक का दौर शुरू हो गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कहा यह भी जाता है कि ज़ियाउल हक ने एटमी प्लांट के पुर्जे लाने के बदले सेठ आबिद को माजी के जराइम से माफ़ी की पेशकश की थी। वैसे भी ज़ियाउल हक को भुट्टो के सताए लोगों को करीब लाने की सख्त ज़रूरत थी और मुबैना तौर पर जब शेख आबिद मतलूबा पुर्जे स्मगल करके ले आए तो सदर ज़ियाउल हक बहुत खुश हुए और उनके करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में देवा अकेडमी के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के हवाले से एक तकरीब थी। सदर ज़ियाउल हक और सेठ आबिद दोनों शरीक थे। मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक पेश की जा रही थी कि अचानक कोल्ड ड्रिंक के चंद कतरे सेठ आबिद के कपड़ों पर गिर गए। ज़ियाउल हक ने फ़ौरन अपनी जेब से रुमाल निकाला और इसे साफ करने लगे। इस छोटे से वाक़ये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों में कितनी करीबी दोस्ती थी। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने सेठ आबिद को अपनी काबीना में भी शामिल करने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और सियासत से दूर रहने के अपने फैसले पर कायम रहे। ज़िया दौर में सेठ आबिद ने समाजी कामों पर भी तवज्जो देना शुरू कर दिया। ये ज़ियाउल हक ही थे जिन्होंने सेठ आबिद को स्मगलिंग छोड़ने और फलाई कामों पर आमादा किया। 1985 में ज़ियाउल हक के दौर में ही सेठ आबिद गोल्ड स्मगलिंग केस पर कौमी असम्बली में बहस हुई और चौधरी निसार की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी बनी जिसने मामले की तहकीकात की। 1986 में पाकिस्तान सेंटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उन्हें वो 3100 तोला सोना वापस कर दिया जो 1998 में कराची एयरपोर्ट पर उनसे जब्त किया गया था। ये सोना कौमी खजाने में जमा था। उन्हीं दिनों सेठ आबिद ने कराची के जिना पोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट और अब्बासी शहीद अस्पताल की तामीर के लिए 1.5 लाख रुपए का चंदा दिया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि सेठ आबिद जो भुट्टो दौर में सोने का स्मगलर कहलाता था, अब उसकी छवि एक फलाही शख्सियत के तौर पर उभरने लगी। उन्हीं दिनों सेठ आबिद के मुतालिक ये कहानी भी गर्दिश करने लगी कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करते तो वो अकेले ही मुल्क के तमाम कर्जे उतार सकते हैं, मगर ज़ियाउल हक ने उनकी ये बात नहीं मानी। उसके बाद सेठ आबिद ने चंद बरसों में ही मुल्क में रिफाही इदारों की एक चेन कायम कर दी। कराची से खैबर तक फलाही काम शुरू कर दिए। ज़ियाउल हक के दौर में जो गरीब बच्चों की शादियों का सिलसिला शुरू हुआ, ये स्कीम भी सेठ आबिद की ही बताई हुई थी। सेठ आबिद के अपने 2 बच्चे गूंगे और बहरे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए एक बड़ा इदारा हमजा फाउंडेशन भी कायम किया, जहां स्पेशल बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की तालीम और सहूलियात फराम की जाती हैं। इमरान खान के शौकत खानम अस्पताल की तामीर में भी सेठ आबिद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कराची, लाहौर और कसूर में अमीन हयात मेमोरियल मेडिकल सेंटर, गरीब और नादिर बच्चों के लिए कराची में साबरा सेकेंडरी स्कूल का क़याम वगैरह। सोने का स्मगलर कहलाने वाला अब सोशल वर्कर कहलाने लगा था। साथ ही लाहौर में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त का काम भी शुरू किया। मकसद था खुद को एक जायज़ और कानूनी शख्सियत के तौर पर उभारना। इसी दौरान उन्होंने आबिद ग्रुप की बुनियाद रखी, जो आज पाकिस्तान के चंद बड़े कारोबारी ग्रुप में शामिल होता है। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक्स में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। हाफिज शेख अयाज शेख आबिद का वो बेटा था जो बोलने और सुनने की सलाहियत रखता था। वो हाफिज कुरान था और कराची के खालिक दीना हॉल में तरावी भी पढ़ाता था। सेठ आबिद ने 90 की दिहाई के आखिर में अपना सारा कारोबार और दीगर जिम्मेदारियां रफ्ता रफ्ता अपने इसी बेटे हाफिज शेख अयाज के हवाले करना शुरू कर दी। हाफिज शेख अयाज ने बाप की इन तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया, मगर फिर एक दिन 2 नवंबर 2006 हाफिज शेख अयाज लाहौर में अपनी एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ मौजूद थे कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक फायरिंग कर दी। एक गोली शेख अयाज के सीने को चीरती हुई निकल गई और वो वहीं दम तोड़ गए। फायरिंग के इस वाक़ये में 5 लोगों की मौत हुई। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़ये की FIR दर्ज हुई, मगर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। सेठ आबिद ने खुद ही कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जवान बेटे की मौत ने सेठ आबिद को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो सेठ आबिद जो कभी पाकिस्तान, भारत और दुबई का गोल्ड किंग कहलाता था, अचानक गोशा नशी हो गया, अलग थलग रहने लगा। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो जानबूझकर बिल्कुल गुमनाम हो चुके थे। 8 जनवरी 2021 को कोरोना वबा के दौरान 85 बरस की उम्र में कराची में उनका इंतकाल हो गया। तदफीन कराची के ही मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में की गई। उनकी मौत पर इमरान खान ने सोशल मीडिया पर दुख का इजहार करते हुए लिखा कि सेठ आबिद
शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल को अतिया देने वाले इब्तिदाई लोगों में से थे। 23 अप्रैल 2015 को सेठ आबिद के बेटे अयाज को कत्ल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड रिजवान को फांसी दे दी गई। सिक्योरिटी गार्ड ने सेठ आबिद के बेटे को क्यों कत्ल किया, इस राज पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। सेठ आबिद की मौत के अगले साल 18 जून 2022 को उनकी बेटी फराह मजहर की भी लाहौर के मुस्लिम टाउन में गोली चलने से मौत हो जाती है। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे फहद और घरेलू मुलाजमा अतिया को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया। उन पर इल्ज़ाम था कि दोनों ने मिलकर फराह मजहर को कत्ल किया और इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने पहले तो इब्तिदाई तफ्तीश के बाद कहा कि फहद रजिया नामी एक ऐसी खातून से शादी करना चाहता था जो तलाकी याफ्ता और एक बेटे की मां थी, मगर इस पर फहद की वालदा फराह राजी नहीं थी। बाद में मजीद तफ्तीश हुई तो पुलिस ने घर के दीगर मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा अतिया ने कत्ल के बाद खून आलूदा बेड की चादरें तब्दील की। आबिद और शाहिद ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला छुपाया, जबकि एक और मुलजिम फहद के साथ मकतूला को अस्पताल ले गया। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश मुकम्मल की तो कहानी कुछ और ही बताई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक फराह मजहर दिमागी मसाइल का शिकार थी और वो अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल से गोली चलने के सबब हलाक हो गई। फराह मजहर की मौत ना कत्ल है ना खुदकुशी, बल्कि वो अचानक गोली चलने से मौत का शिकार हुई। इस तरह सेठ आबिद के घराने में ये दूसरा अफसोसनाक वाकया था। अगरचे सेठ आबिद सारी जिंदगी शोहरत से दूर भागते थे, मगर शोहरत फिर भी उन्हें मिली और खूब मिली। वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी मशहूर थे। एक बार उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का शारजा के छक्के में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा। इस वाक़ये से भी उनका चर्चा गैर मुल्की मीडिया में बहुत हुआ। वैसे शेख आबिद सिर्फ सोने के स्मगलर थे, कभी माफिया लॉर्ड या मंशियात फरोश नहीं रहे। एक बार एक निजी महफिल में उन्होंने अपने बारे में कुछ इस तरह रिमार्क्स दिए कि मेरे और मेरे माजी के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, मगर मैं कभी ज़मीनों पर कब्जे, भत्ताखोरी या बेगुनाहों के कत्ल में मुलव्वस नहीं रहा। मेरा काम सिर्फ सोने का था। उम्र के साथ साथ इंसान दोस्ती उनकी तवज्जो का मरकज़ बनती गई। अपने मकतूल बेटे की याद में उन्होंने कराची और लाहौर में कई मसाजिद तामीर करवाई। उनकी तरफ से हर साल रमज़ान में लाखों रुपए का राशन तकसीम किया जाता था। अखबारात जब उन्हें बदनामे ज़माना पाकिस्तानी सोने के स्मगलर की हैसियत से पेश करते तो सेठ आबिद नाराज़ होते। उनका कहना था कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिसने सोने जैसी कीमती शय को आम आदमी के लिए सस्ता बनाने का काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है। वो तो कौम की बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराम कर रहे थे और माशरे और रियासत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। किसी भी तारीफ और पहचान के बजाय उन्हें उल्टा बदनाम किया जा रहा है। उनसे मुतालिक बहुत से किस्से सीना ब सीना चलने वाली दास्तानों की तरह हैं, मगर उनमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी सेठ आबिद की शख्सियत मौत के बाद भी किसी राज से कम नहीं।